नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई में पाकिस्तान का क्या हश्र किया है, इसका सच अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान ने फेक नैरेटिव के जरिए प्रोपेगेंडा खूब चलाया, लेकिन अब दुनिया मान रही है कि मुनीर की सेना बुरी तरह फेल हो गई। भारत ने उन्हें ऐसे पीटा है जिसकी गूंज खाड़ी से लेकर यूरोप तक सुनाई दे गई। पाकिस्तान को बता दिया गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान कितना झूठा और बेशर्म मुल्क है, ये दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान के बस में कुछ करना तो नहीं है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाने की आदत है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ टैंक पर चढ़कर चिल्ला रहे हैं। बुरी तरह मात खाकर बैठे अपने आर्मी चीफ मुनीर की पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें कौम का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के सिर्फ 2 ड्रोन मार गिराए हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान के जो नेता हैं या पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, वो ये कह रहे थे कि हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब सबूत दिखाने की बारी आई तो 2 ड्रोन दिखा पाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अपने 400 ड्रोन भेजने के बाद भी हिंदुस्तान की जमीन तक नहीं छू पाने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान के 2 ड्रोन गिराने के झूठे दावे पर मात खाए मुनीर की पीठ थपथपा रहा है। सच्चाई यह है कि दुनिया ने ऐसी जंग देखी नहीं है जहां 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच जंग छिड़ती है और भारत 90 घंटे में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर थैंक यू सो मच कह देता है। सिर्फ 90 घंटे की पिटाई में पाकिस्तान की 20% हवाई ताकत मिट्टी में मिला दी जाती है और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाता है और उसके पास दुनिया के सामने बचाओ बचाओ चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दुनिया ने पाकिस्तान को चेताना शुरू कर दिया है कि भारत की क्लियर कट जीत नए युग की शुरुआत है। पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया तो उसकी बहुत महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो चाहे कितना भी फेक नैरेटिव बना ले, एक एक सच दुनिया के सामने है, दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान को एक बार जरूर इस सच को देखना और कबूल कर लेना चाहिए। अब वो सच क्या है मैं आपको दिखाती हूं, मैं आपको बताती हूं कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रही है कि भारत ने जो किया है वो अभी तक इस दुनिया में देखने को नहीं मिल रहा था। बड़ी बड़ी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास के साथ लड़ाई कर रहा है, लेकिन भारत जो 2 न्यूक्लियर पावर हैं, भारत ने पाकिस्तान को ऐसी पिटाई की कि 90 घंटे में पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और चिल्लाने लगा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबूत के साथ बात करते हैं और आपको ये बताते हैं हम कि पाकिस्तान कैसे पिटा है और पाकिस्तान की जो पिटाई के सबूत हैं कैसे अब दुनिया देख रही है। और इंटरनेशनल फोरम पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये बात मान रहे हैं कि जी हां, पाकिस्तान की पिटाई हुई है और ऐसी पिटाई हुई है कि पाकिस्तान अब तौबा कर रहा है। पाकिस्तान अब न्यूक्लियर की धमकी देना भूल गया है। पाकिस्तान के पास कुछ दिखाने को नहीं है। हाँ, वो कॉपी जरूर कर रहा है, वो कॉपी करके बताने की कोशिश तो कर रहा है कि उसने उसके देश में क्या बदला है। तो देखिए, सुकूर एयरबेस की तस्वीर सबसे पहले आपके सामने रखती हूं। सुकूर एयरबेस की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहले की तस्वीर आपके सामने है, हैंगर आपको सही सलामत नजर आएंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन आपको दिख रहा होगा, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन आपको यहां पर नजर आएगा, हरी हरी घास यहां पर आपको नजर आएगी। लेकिन जब भारत की स्ट्राइक होती है तो सुकूर एयरबेस कैसे तबाह हो जाता है, उसका ये हैंगर कैसे तबाह हो जाता है, कैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जगह मलबा नजर आता है, कैसे हरी हरी घास काली काली हो जाती है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। एयर कॉमोडोर सर एएस बहल जी, मैं आपको यहां बुलाऊं, आप बताइए जरा कि इस बार भारत ने ये 90 दिन की जो मार है वो कैसे मारी पाकिस्तान को। वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाला है कि भाई हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमने अटैक किए 11 से 12 बेसेस के अंदर, और चाहे उनके रेडार्स को हिट किया, चाहे उनके बेसेस के हैंगर्स को हिट किया, और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो हैंगर के अंदर ज्यादातर या तो जो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहे होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग पे होते हैं, या ड्रोन्स होते हैं, या उनको कोई और चीजें इक्विपमेंट को हाइड करना होता है तो वो हैंगर्स के अंदर, या बचा के रखना होता है एनवायरमेंट इफेक्ट से तो हैंगर्स के अंदर रखते हैं। तो हमने क्या किया है, दोनों हैंगर्स को एक साथ ही टारगेट किया और आप देख सकते हैं कि दोनों हैंगर्स में क्षति, और साथ साथ में उसके जो आसपास का मिलिट्री इक्विपमेंट पड़ा था वो भी काफी हद तक तबाह और बर्बाद हो गया। ये स्ट्राइक्स एकदम प्रिसीजन थे, हमारे पूरे ऑपरेशंस वेल प्लान थे, हमारे पूरे ऑपरेशंस मेजर्ड थे, प्रोपोर्शनेट थे, और जो भी एक्शन हमने लिया हमने क्लियरली डिस्क्रिमिनेट किया कि अगर हम
टेरर नेटवर्क को भी हिट कर रहे हैं, इन हैंगर्स को भी हिट कर रहे हैं, तो आसपास की वही चीजें हिट हो जो हम चाहते हैं हिट हो, ना कि ऐसे ही तबाही और बर्बादी हम पूरे बेस के अंदर कर दें। देखिए, सुकूर एयरबेस का हाल आपने देख लिया। सुकूर एयरबेस का हाल ये बता रहा है कि पाकिस्तान को बहुत बुरी मार पड़ी है, और ये मार जब पाकिस्तान को पड़ती है तो पाकिस्तान कैसे अमेरिका के पास जाता है और ये बताने लगता है कि हमें बचा लीजिए। अगर नहीं बचाएंगे तो फिर हमारी तबाही निश्चित है। और जैसा मैं कह रही हूं, लंदन के पॉलिटिकल कमेंटेटर डेविड वेंस का बयान हो, चाहे पाकिस्तानी न्यूक्लियर एक्सपर्ट फैक्स सिद्दीकी का बयान हो, चाहे फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल मिशेल रूबिन का बयान हो, सब ये मान रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान बिलबिला गया है। श्रीवास्तव सर, आपको भी मैं यहीं स्क्रीन पर बुला लेना चाह रही हूं, आप बेहतर तरीके से दोनों लोग हमें समझाएंगे। सर, आप भी आ जाइए, आप समझाइए आकर कि ये हालात पाकिस्तान के कैसे हो गए, इस बार क्या बदला, आप सिर्फ इतना समझाइए। 1971 के बाद पाकिस्तान अगर 3 दिनों में महज 90 घंटे में महज घुटनों पर आ रहा है, तो हमने कहीं ऐसी जगह चोट कर दी जिससे वो बिलबिला गया। देखिए, अभी जो एयर कमोडोर बहल ने बोला बिल्कुल सही बोला। इस बार चोट वहां की है जहां मलहम भी लगाएंगे फिर भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट पे चोट होती है, जैसे हैंगर बर्बाद हो गए, विमान बर्बाद हो गए, मिलिट्री इक्विपमेंट बर्बाद हो गए, रनवे बर्बाद हो गया, यूएवीज बर्बाद हो गए, एम्यूनिशंस बर्बाद हो गए, फ्यूल, आपके जो फ्यूल स्टोरेज डिपोज हैं वो बर्बाद हो गए, तो फिर आपके लिए लड़ने के लिए बचा क्या? आप कैसे लड़ेंगे? आप जवाबी कार्रवाई कैसे करेंगे? तो इस बार जो अटैक हुआ था, आप देखिए, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, राइट अप टू भुलारी, फ्रॉम स्काडू, जितने भी अटैक हुए हैं वो चुन चुन के हुए हैं और ऐसी कैपेसिटीज के ऊपर हुए हैं। जैसे सरगोता का जो अटैक हुआ है, वो ये बेसिस इंटरनेशनली नोन है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं। तो न्यूक्लियर कैपेबल बेसिस को अगर आपने डिसेबल कर दिया, उनके रनवे के क्रॉस पे आपने मारा, उनके हैंगर्स को मारा, भुलारी में उनका अवैक्स माना जाता है, उसके हैंगर को आपने उड़ा दिया, तो फिर उनके पास न तो अवैक्स बचा, ना वो फास्ट डिटरेंट बचा। एक चीज और आती है, इससे मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इस पूरे से शिक्षा ये मिलती है कि आप न्यूक्लियर वेपन को एज वेपन ऑफ वॉर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक, वो गलत आपकी धारणा है, जिसको लेकर के शुरू में चाहे उनके रेल मंत्री हो, जेल मंत्री हो, या आई डोंट नो किस किस तरह के मंत्री, सबने बयान देने शुरू कर दिए थे कि हम ऐसा कर देंगे। सर, ये जरा विमानों की पोजीशन आप देखें ना स्क्रीन पर जाकर, यहाँ विमान खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उसके ठीक पास मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर तबाही का जो मंजर है वो नजर आ रहा है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इसे देखकर तो समझा जा सकता है कि नूर खान, सबसे ज्यादा चर्चा नूर खान किस लिए हुई ना बहल सर, क्योंकि रावलपिंडी तक पहुंचे हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रावलपिंडी जिसे हम पिंडी भी कहते हैं, और ये जो हिट हुआ ये एरिया, ये है इनका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, यानी कि पूरे बेस के ऑपरेशंस को ये हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। जितने मिशंस लॉन्च होते हैं उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। और साथ में देखिए, हमने एक C-130 को भी इंपैक्ट किया था और उसको भी काफी हद तक डैमेज मिली थी। और फिर जो उनके कौन सा प्लेन बताया आपने? C-130 हरकुलिस। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो बेस है, ये सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के, और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है पॉलिटिकल लीडरशिप के हेडक्वार्टर्स के, और सिर्फ उतने ही किलोमीटर दूर है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के, जो कि ना केवल स्ट्रेटेजी बनाती है एट स्ट्रेटेजिक लेवल, लेकिन साथ साथ में वहां पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, यानी कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की अगर युद्ध का स्तर बढ़ता है तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस वेपन सिस्टम के साथ होना चाहिए और कहां से होना चाहिए, वो सारे डिसीजन। यानी आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, लेकिन उसका बड़ा स्ट्रेटेजिक आउटकम है कि पाकिस्तान में इतना डर फैल गया था कि कहीं हम उनके एसपीडी को ना उड़ा दें। देखो, तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। एसपीडी को हम लोगों ने इतना डिसेबल, अगर आप यहाँ के देखिए, यहाँ सुजापुर, हाँ, ये जो एरिया है, हाँ, जिसको ऑपरेशन सेंटर है, यहाँ पर एसपीडी इज स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर जो एग्जीक्यूशन होता है वो इसी उसके थ्रू होता है। इसका हमारे पास मिरर इमेज है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये उनका वो है, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो होती है वो भी यहीं एस्टैब्लिश्ड है। दत्ता सर, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे फिर बड़े बड़े जितने भी एनालिस्ट हैं उनकी बात हो, अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक युद्ध के मौजूदा दौर में भारत की निर्णायक जीत है। यानी हम चुप रहे,
साइलेंट रहे, लेकिन सबूतों के साथ सबके सामने आए। वो पाकिस्तान जो जश्न मना रहा था, आपने भी तस्वीर देखी होंगी, सड़कों पर रैली निकाली जा रही थी, वो झंडे लहराए जा रहे थे, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके मुनीर न जाने क्या क्या दावे कर रहे थे। दिखाने की बारी आई तो 2 ड्रोन दिखा पाए, और हम ये दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बार दुनिया ने दो देश जो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और नेबर हैं, बिल्कुल अगल बगल में हैं, वहाँ पर एक देश जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे दहशतगर्दी फैला रहा था भारत के अंदर, हमने उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर थ्रेट के तहत एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल किया और उनको घर में घुस के मारा। हमने वो 9 टेररिस्ट टारगेट को तबाह किया, चुन चुन के बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी। उसके अलावा जो हमने 11 एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया, वो चुन चुन के हमने उस जगह पे स्ट्राइक किया जहाँ पर उनका कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन का अदारे थे, अलग अलग एयरफील्ड के अंदर। और जो ये इसकी नूर खान की अहमियत है, पहले मेरे को पैनलिस्ट बता चुके हैं। दूसरी बात, मोटे तौर पर जो वेस्ट का मीडिया है वो हमेशा भारत के बरखिलाफ रहा है। उसके 1-2 बड़े कारण हैं। सबसे पहले जब ये कोल्ड वॉर का इरा था तो तब भारत को सोवियत यूनियन के क्लोज पाया जाता था। इनका मानना था वेस्टर्न वर्ल्ड का कि भारत जो है सोवियत यूनियन का एक सैटेलाइट है। और उसके बाद में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो हमारे पास जो वेपन इक्विपमेंट है ज्यादातर सोवियत यूनियन और रशियन ओरिजिन का है, और वो हमने बहुत बेखूबी से हमने इस्तेमाल किया। 1971 की जंग में भी किया, और 1971 में जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया तब अमेरिका का 7th फ्लीट हमारे ऊपर वार करने को आ रहा था, तो हमने उसको नजरअंदाज किया और सोवियत यूनियन की जो उनकी सबमरीन्स थी, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो हमेशा भारत को रशिया के क्लोज, सोवियत यूनियन की तरफ मानता था, और इसके कारण उनका नेगेटिव एटीट्यूड रहा। लेकिन आज के दिन में भारत ने अपनी इंडिविजुअल क्षमता दिखाई है। सोवियत यूनियन नहीं है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, हमारे रिश्ते अभी अमेरिका के साथ भी उतने अच्छे हैं 90 घंटे में जितने यूरोप के साथ में नुकसान है। हाँ। तो अभी क्या होगा कि आस्ते आस्ते जो मीडिया है उसके दिमाग का जो कीड़ा ठीक हो रहा है, उनको ये समझ आ रहा है कि भारत की शक्ति क्या है। भारत ने जो जितने हथियार असला इस्तेमाल करे ये भारत के अंदर विकसित हैं। भारत के अंदर हमने अपना नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया, हमने कोई अमेरिकन और या कोई और सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। हमारी एक्यूरेसी 1.5 मीटर की है। हमने वो सारे सिस्टम इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को दर्शाया कि जहां पर अमेरिकन रडार पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे उनको भी हमने जैम कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है वेस्ट के लिए कि अमेरिकन इक्विपमेंट को भी हमने जैम किया, चाइनीज इक्विपमेंट को नकारा किया, HQ-9 को हमने बर्बाद किया, और उनके जो JS-10 JS-17 जो ज्यादा हल्ला मचा रहे थे वो कुछ नहीं कर पाए। सबको मानना पड़ रहा है सर, आखिर में सबको मानना पड़ रहा है। और उसके पीछे की जो वजह है वो ये है। देखिए, सरगोदा एयरबेस की बहुत बात हुई कि सरगोदा एयरबेस पर अटैक करना, पाकिस्तान को ये बताना था कि हम सरगोदा आ गए तो हम वहां भी आ सकते हैं बहल सर, जहां की धमकी आप सबसे ज्यादा हमें देते हैं। एक मिनट, हाँ, बोले कंप्लीट। अभी ऐसा है कि जो न्यूक्लियर धमकी, उनके मिनिस्टर हमारे पास पहिया के बम में हम पता नहीं क्या कर देंगे। भारत ने कभी नहीं बोला था कि हम पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। हमने बोला था हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब इन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट देना शुरू किया तो हमने उनको एक ही झटके में बता दिया कि जो तुम न्यूक्लियर कर रहे हो, अगर हम चाहें तो तुम्हें, मतलब जो तो 90 घंटे का टोटल ऑपरेशन था ना। हाँ। हमने जो 9 टारगेट उड़ाए थे, कितने मिनट में उड़ाए थे वो? 25 मिनट में। 25 मिनट में हम तुम्हारा सारा न्यूक्लियर की कहानी खत्म कर देंगे, तुम्हारे बंकर इनऑपरेटिव हो जाएंगे, तुम्हारे सिस्टम सारे जैम हो जाएंगे जी। और उसके बाद अगर भारत चाहे तो काउंटर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, जो तुम्हारी तबाही हो जाएगी, तुम बचोगे नहीं। तो ये जो पाकिस्तान की अवाम है उसको सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की पागल फौज उसका कहना मानेंगे जो आपको लूट के खा रही है आपको। अब जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं ना, वो नकल कर रहे हैं। अब सरगोदा एयरबेस की मैं बात करूं, 20% हम तबाही कर रहे हैं 90 घंटे में। बस मुझे इतना जानना है सर आपसे, इतने बड़े बड़े युद्ध इस दुनिया में चल रहे हैं, इस युद्ध में ऐसा क्या अलग था
कि 90 घंटे में पाकिस्तान चिल्लाने लगा। वो पाकिस्तान जो झूठ झूठ चिल्ला रहा था, वो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई मेरा अंत नजदीक है, जाओ अमेरिका के पास गिड़गिड़ाओ कि भारत को वो कुछ बोले, हम बात करें भारत से, और फिर सीज फायर करते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज तो हमने उनका बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। दूसरी चीज आती है बहुत महत्वपूर्ण, हमने पूरे टारगेट सिस्टम्स की बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करी, प्रिसाइज इंटेलिजेंस लिया, यहां तक कि हमने मैचिंग करी कि किस कंस्ट्रक्शन का बना हुआ है वो बिल्डिंग, टारगेट सिस्टम या कैंप, और कौन सी वेपन सिस्टम उस पर सबसे अच्छा असर करेगी। और उसी वजह से जो प्रिसीजन वेपन्स का हमने इस्तेमाल किया, चाहे वो ब्राह्मस, स्काल्प हो या हैमर हो या कोई और वेपन सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, हमने उनका इस्तेमाल किया जिनकी एक्यूरेसीज बहुत अच्छी थी। आपने देखा कि बिल्कुल एक्यूरेटली हिट करा था। ये सेंटर 1/3 रनवे का हिस्सा है और बिल्कुल सेंटर पे उसके हिट किया। क्या एक्यूरेसी है हमारे वेपन सिस्टम्स की, हमारे जहाजों की और हमारी इक्विपमेंट की। और दूसरी बात आती है, पाकिस्तान को हर रोज $25 मिलियन खर्चने पड़ रहे हैं इस मोबिलाइजेशन में। साथ साथ में उनके $4 बिलियन के करीब अब तक खर्च हो चुके हैं। 300-400 से ऊपर उन्होंने ड्रोन्स और कई मिसाइल्स, चाहे वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हों, 450 किलोमीटर की हो जैसे कि फतेह 2 या अब्दाली, कई मिसाइल्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए, इन सब का अगर हम टोटल करें तो पूरा का पूरा खर्चा जो भी डिस्ट्रक्शन भारत ने किया है 4 बिलियन का आ रहा है। उन्होंने तो सिर्फ $2.35 बिलियन IMF से लिए 2 अलग अलग हेड्स के अंदर, और उससे डबल तो हमने उनका नुकसान कर दिया। साथ में हमने उनका नुकसान उन एसेट्स का किया है, चाहे वो रेडार्स हो, चाहे वो एयरफील्ड के ऊपर इक्विपमेंट हो, या चाहे वो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो। हमने वो चीजों को बर्बाद किया जिनको बनाने में समय लेगा, जिसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, और जिससे इनके पूरे के पूरे एयरफोर्स, जिसको ये कहते थे बहुत बड़ी एयरफोर्स, ये मिथ था उनका। सर ये तस्वीर और देख लीजिए ना, यहाँ पर भी साफ साफ तबाही दिख रही है। पहले हैंगर, हमें ये हैंगर सही सलामत दिख रहा है, और जो भारत के हमले की बात की तस्वीर है, यहाँ हमें पूरी तरीके से ये डैमेज नजर आ रहा है। ये जो एरिया है ना, ये हमें डैमेज नजर आ रहा है। जकोबाबाद जो उनका है हमारे डेजर्ट सेक्टर के अंदर, इसको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। यहां पे F-16, JF-17 और कुछ हो सकता है एलिमेंट्स J-10 के भी डिप्लॉय किए गए हों। इन्हीं हैंगर्स में, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, हो सकता है कि इवन मिसाइल्स को भी पोजीशन किया जाए, और इन्हीं हैंगर्स के अंदर वो एयरक्राफ्ट को भी रखते हैं अपनी रिपेयर, सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए, और ड्रोन्स को भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम एक हैंगर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप देखिए कितना एक्यूरेट अटैक था, और अंदर आते ही जो भी इनकी इक्विपमेंट होगी, चाहे जहाज हो, चाहे ड्रोन्स हो, कुछ भी हो, उसका कुछ भी नहीं बचा होगा, क्योंकि हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट अंदर हुआ होगा जो हमारे वॉरहेड्स के अंदर लगे होते हैं मिसाइल्स में। बिल्कुल सर, हर एक एयरबेस पर जो पिन पॉइंटेड टारगेट किए गए हैं ना, उसी ने शायद पाकिस्तान को बौखला दिया, और पाकिस्तान ऐसा बौखलाया, देखिए भुलारी एयरबेस। यहाँ पर एक खास बात है, ये तो बता दिया, और मेरे ख्याल से आई मस्ट थैंक जनरल दत्ता फॉर गिविंग अ गुड बैशिंग टू पाकिस्तान, बिकॉज वह बात समझ में आ गई। ये भुलारी में एक और खास बात है, इसके लिए मैंने ये पॉइंटर लिया इनसे, इसमें अवैक्स के होने की संभावना थी। ठीक, ये माना जा रहा है कि उस वक्त जो अवैक्स ऊपर लॉइटर कर रहा था और अपने सिग्नल्स रिसीव कर रहा था, उसके बाद ये लैंड किया, और लैंड करने के बाद जो टाइमिंग थी अटैक की, ये इसके अंदर था। अगर अवैक्स का नुकसान हुआ है तो वो कम से कम 1000 करोड़ का है, 1000 करोड़ इन INR, इंडियन नेशनल रुपीस में, और इनके हिसाब से तो 2-3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये सबसे बड़ा नुकसान जो भरपाई नहीं कर सकते। जितने भी हैंगर्स हैं उसका असेसमेंट ये है, एक चीज उनका उसका असेसमेंट ये है कि टाइम असेसमेंट ये है, कॉस्ट की बात तो हम लोगों ने कर ली, कम से कम इनको 48 मंथ्स लगेंगे इसको रीबिल्ड करने में। कितने? तो 4 साल के लिए आपने इन ऑपरेटिव कर दिया। 4 साल? हाँ, 4 साल के लिए। इनका जो असेस एक मैंने असेसमेंट किया है, एक मैंने ग्रिड बिल्ड किया था, तो इनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का ग्रिड बिल्ड करने से ये पता चला कि इनके जो UAVs गए हैं, एम्यूनिशन डिपोज गए हैं, इनके जो जहाज गए हैं, और जहाज में JF-17 भी गया है और J-10 भी गया है, और F-16 भी गए हैं इनके, F-16 बाद में गया है, ओके, एंड अवैक्स भी गया है। अच्छा। तो
अवैध नहीं, अवैध जाने का एक और बड़ा मकसद ये हुआ कि इनकी कैपेबिलिटी फॉर काउंटर अब सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात ये तो होती है, कैजुअलिटी की भी खबर आई ना, कैजुअलिटी की भी तो खबर आई कैजुअलिटी है, की खबर है, बुराई उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स का एक स्टैंड रहता है कि वी डोंट काउंट बॉडी बैग्स, वी काउंट इक्विपमेंट, बिकॉज इक्विपमेंट को लाना, और कैजुअलिटी में अगर पायलट्स की कैजुअलिटी हुई है या ट्रेड्समैन की कैजुअलिटी है, मैं आपको बता दूं, अगर एक इंजीनियरिंग ट्रेड्समैन को आप लाते हैं टू द लेवल दैट ही कैन परफॉर्म इन वॉर जोन वेरी वेल, ही टेक्स मिनिमम 15 ईयर्स। ठीक है उसी तरह अगर एक पायलट को आप बनाते हैं ऐसा कि जो फुली ऑप्स हो और डे एंड नाइट ऑप्स हो, मास्टर ग्रीन हो, उसको करने में तो 15 साल लगेंगे ही। तो ये मिलाकर के आपने जो समय लूज किया है और जो ऑफिसर्स, बट हम ये मानते हैं कि पायलट टू कॉकपिट रेशियो इनका हमसे बेहतर है। सर कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि हमने बहुत बहुत तगड़ी मार मारी है और बहुत इसलिए तगड़ी। पाकिस्तान और चिल्ला रहा है। सर और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 20% आइए सर, नुकसान बैठ हुआ है के उसको दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है सर, बैठ की बात कर हम लोग लेते हैं। जोश में आ गए थोड़ा सा। बिल्कुल सर, पाकिस्तान की बात है तो जोश में हर एक हिंदुस्तानी आ जाता है, और इस बार भारत ने दिखा भी दिया है कि हम लड़ाई ऐसे लड़ेंगे कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब वीके दत्ता सर, पाकिस्तान कितना झूठा मुल्क है, ये तो दुनिया को देखना चाहिए ना, कि इतना झूठ बोलेगा, मारेगा कुछ नहीं, मार पड़ेंगे, 2 थप्पड़ गाल पर पड़ जाएंगे, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कहेगा मैंने भी मारा है जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज के युग में ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस है कि आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आपको 24 घंटे लगातार 24/7 सैटेलाइट्स देख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया देख रहा है, आपके अंदर के जितने जो और हमारे अदारे होते हैं, मीडिया वाले लोग हैं, सब देख रहे हैं। तो आप छुपा नहीं सकते। आप कितने दिन तक अपनी आवाम का उल्लू बनाएंगे और उनको गलत एक नैरेटिव देंगे कि हम जंग जीत गए। आज के दिन में जितने इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं सब खुलेआम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है भारत से, और भारत ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये जो पाकिस्तान का झूठा एक नैरेटिव है, जितनी जंगें इन्होंने लड़ी हमारे साथ, इन्होंने शुरू करी और ये हमसे हारे, हमेशा हारे और हमेशा इन्होंने बोला हम जीत गए। तो उसी प्रकार ये इस बार भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, आस्ते आस्ते इनकी आवाम को भी पता चल रहा है, जब फैक्ट्स के साथ हम लोग और आप लोग आपके मीडिया के माध्यम से जो एक एक चीज़ का प्रूफ दिया जा रहा है, एक एक चीज़ का हम फोटोग्राफ दे रहे हैं, जो टेररिस्ट टारगेट हमने तबाह करे उनकी एक एक वीडियो है, एक एक उनकी फ़ोटो है, उनके सोशल मीडिया की फ़ोटो है। आप कितना झूठ बोलेंगे, आप बोल ही नहीं सकते। आप एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से डील कर रहे हैं, आप एक फेल्ड स्टेट हैं, आप एक रोग नेशन हैं, आप एक टेररिस्ट डिक्लेयर्ड स्टेट हैं जिसके अंदर स्टेट इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। तो पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि क्या आप टेररिस्ट स्टेट का हिस्सा रहना चाहते हैं। आप इस फौज को निकालें, उनको बैरक में भेजें, अपने देश में जमहूरियत लेके आएं, और जो आपका असली प्रधानमंत्री है इमरान खान, उसको जेल में डाल रखा है इन्होंने। आपको शर्म आनी चाहिए। आप उठिए, आप आवाम उठिए और इनका जो इलाज करिए आप, और कोई दुनिया इलाज नहीं कर सकती है। एक दिलचस्प तस्वीर सर सामने आई, अगर वो तस्वीर हम चला सकें, जिसमें शहबाज शरीफ अब नकल कर रहे हैं भारत की, क्योंकि भारत ने तो ये बताकर अपने देश को, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने देश को बड़ा क्लियर कट बताकर कि ऑपरेशन सिंदूर अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। हम चले गए अपने जवानों के बीच में, प्रधानमंत्री सबसे पहले आदमपुर जाते हैं और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था वो प्रोपेगेंडा हम तोड़ देते हैं। अब ये तस्वीर बहल सर जरा ऐसे देखिए ना, टैंक पर खड़े हुए हैं और टैंक पर खड़े होकर शहबाज शरीफ अपने जवानों के बीच में नकल कर रहे हैं। हालांकि नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, यहाँ इस्तेमाल टैंक का हुआ नहीं, लेकिन पहुंच गए वहां जहां टैंक खड़े हुए हैं और टैंक पर खड़े होकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम भी जान रही है, सबूत है नहीं, सिर्फ चिल्ला रहे हैं। देखिए, ऑप्टिक्स के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने ऑप्टिक्स नहीं की थी, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की थी। C-130 से टेक ऑफ किया था, जो पाकिस्तान के पास भी वाला जहाज है, लैंड उस रनवे पे किया जिसमें कहा गया था कि इसको बुरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। जब खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे तो पीछे MiG-29 अपग्रेडेड फाइटर था और साथ में था ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल जो कि S-400 की थी, जो दूसरा एक क्लेम कर रहे थे पाकिस्तान और झूठी अफवाहें फैला रहे थे कि हमारा S-400 को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इनकी पिक्चर को देखिए, पीछे लिखा है पाकिस्तानी फतेह मिसाइल, वो तो गिर गई ना भारत में। हम दिखा रहे थे सबको, ट्रक पे ले जा रहे थे लोग उसको। और दूसरा क्या है, इनके प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, आप देखिए पीछे आसिम मुनीर खड़े हैं।
नॉर्मली क्या होता है, आसिम मुनीर बोलते हैं, प्रधानमंत्री सुनते हैं, लेकिन यहां पे उल्टा है, क्योंकि इस समय आसिम मुनीर बैकफुट पे है। पूरा पाकिस्तान उनसे पूछ रहा है आपने क्या किया, बम गिराए तो कहां गिराए। हिंदुस्तान ने तो पिक्चर्स दिखाई, सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई, वीडियोस दिखाए, सब कुछ दिखाया। आप एक वीडियो तो दिखाइए। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सोशल मीडिया में है, तो उन्होंने कहा अरे आपके पास सैटेलाइट्स नहीं है। 8 सैटेलाइट्स हैं वैसे पाकिस्तान के पास कहने के लिए, अदरवाइज चाइनीज सैटेलाइट्स तो उनकी पूरी मदद करती हैं। तो आपके पास क्या सैटेलाइट पिक्चर नहीं है, खरीद नहीं सकते, ओपन सोर्स से नहीं ले सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कोई भी डैमेज हिंदुस्तान के अंदर नहीं किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स इतनी अच्छी थी। और जब ये बोल रहे हैं तो देखिए, एयरफोर्स के जो एयर मार्शल है वो अपना सिर नीचे करके बार बार देखते हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। और साथ में अगर प्रधानमंत्री को देखे, जब वो थपथपाते हैं, बाद में वो एक बार जाके आसिम मुनीर को पीठ थपथपाते हैं और उनको वेल डन टाइप कहते हैं, तो आसिम मुनीर जब सलूट करते हैं तो बहुत खिसियाना सा सलूट है। अगर आप देखेंगे, वो शायद आप दिखाएंगे भी, जरूर दिखाइएगा। और वो क्लियरली दिखा रहा है कि पावर सेंटर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, पावर सेंटर तो आसिम मुनीर के पास है। ये टाइम खराब है आसिम मुनीर का। ख्वाजा आसिफ को देखिए ना, बिल्कुल कोने में खड़ा कर दिया है। ये एक्चुअली इनका टाइम अब खराब ही चलेगा, क्योंकि हर खराब जगह कर के दिया खड़ा गया है। है। और देखो, आप इनकी जरा देखो, जो ट्रूप्स खड़े हैं, एक बार उनको दिखाइए। कोई आदमी इसमें आपको जोश में लग कोई रहा है? जोश नहीं सब है। हिलते डुलते लग रहे हैं कि हमें क्यों खड़ा कर रखा है, ऐसे हम लग तो रहा है हारी हुई सजा दे फौज रखी हैं इनको। कि हम तो हारी हुई फौज हैं, हमें कहाँ खड़ा कर रखा है। और कोई भी पिक्चर में देखिए, अभी तक कैमोफ्लेज ऐसे किया जाता है, इस तरह का कैमोफ्लेज नहीं होता है, घास घूस लगा के ऐसा लगता है पिक्चर का सेट बनाया है। ऊपर देखिए क्या है, ये सारी जो एक खेत खलियान में खड़ा करके टैंक, जो अच्छा खलियान भी नहीं है, वहां खड़ा करके ट्रूप्स को हिला, ट्रूप्स का मूवमेंट देखिए, उसमें कोई जोश लग रहा है? आपने वहां का देखा था जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, किस तरह के जोश था, किस तरह के नारे लग रहे थे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि भेड़ बकरी तक खड़ा कर दिया गया है। वो भी जानते बेचारे हमें क्या करना है, हारे हुए हैं लेकिन कहना है जीते हैं। इस तरह की जो बात है वो बहुत ही उनके भी गले नहीं उतर रही है। उनको ये बताना पड़ रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लोग पहचानते नहीं है कौन आदमी है। हमारा प्रधानमंत्री को तो बताना नहीं पड़ता ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ये इनकी औकात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और टैंक जिसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ये पसरूर का है, टैंक का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। वही तो, यहाँ एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ, हमारे जवानों के बीच में गए, इंटीग्रेटेड जवानों से जाकर मिले। और ये देखिए जवान कितने बोर्ड पीछे मुड़ रहे थे। सारे संख्या देखिए ना कितनी सी है। मेरा तो जवानों को निकाल दिया। इसका कंट्रास्ट हमारे आदमपुर एयरफील्ड वो में एक जवान नारा मार रहा था, वो जीती हुई फौज थी, जीती हुई फौज, ये हारी हुई फौज है, डीमोरलाइज फौज है। आज श्रीनगर की तस्वीरें भी ऐसी थी जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बड़े बिल्कुल। जोश से नारे लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और भारत बॉर्डर से माता बताया की जा जय रहा था। बोली जा रही थी। यहाँ तो मुझे कहीं पाकिस्तान की जय सुनने को पाकिस्तान नहीं का जिंदाबाद नहीं हो रहा आप है। ये चीज सोचो, कोई भी आजकल, जैसा जनदत्ता ने बोला, आजकल के जमाने में सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, there is so much of internet activity, so many people have mobile phones, so many mobile journalists are there. Is it possible to hide what you have not done? Is it possible to say I am a great guy? इन्होंने लड्डू तो बांट लिए, और मैं देख रहा था कोई जो है रसगुल्ले भी बांट रहे थे, वो कह रहे थे बहुत मीठा है। उसके बाद चेहरे पे जो मुस्कान थी वो तो खत्म हो गई। अब धीरे धीरे न्यूयॉर्क टाइम्स को हम लोग इस्लामाबाद टाइम्स कहते हैं, लाइटर वेन, वो भी मान गया है और वो पिक्चर दिखा रहा है कि वहां तो कुछ नहीं हुआ जहां ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तानी क्लेम्स, और जहां हिंदुस्तानी क्लेम कर रहे हैं वहां सचमुच में कुछ हुआ है। सर तो इन तस्वीरों को एक एक शख्स को सर यहाँ डिफाइन करना बिल्कुल चाहिए। कमर में दर्द हो गया उसके। जो देखिए, ऐसा कि जब आप किसी को जबरदस्ती की सर सीट देखिए के ना, लाएं, मुंह लटकाए खड़े ना। बिल्कुल देखिए वो कितने परेशान है वो। नहीं, आप सिर डिफेंस झुका मिनिस्टर हुआ देखिए। है, वही रक्षा आंखें मंत्री को उठा के देखिए। देख नहीं पा रहे हैं। जो जितनी फौज है बेचारी ऐसे खड़ी है, कोई हाथ ऐसे करके खड़ा है, कोई फिजिटिंग, जिसको बोलते हैं फिजिटिंग कर रहे हैं वो, कि जल्दी खत्म हो और जाए। एयर कमांडर असमिंदर ने ये बात बहुत अच्छी पकड़ी है कि देखिए एयर चीफ को, उस बेचारे को ऐसा लग रहा है पनिशमेंट दे दिया है, क्योंकि उसे लगता है मैं तो हार गया, मेरा तो 20% इन्वेंट्री गई, अब दोबारा कैसे आएगी, और पैसा जो लोन में आया वो तो सिर्फ। सर मैं एक कमेंट यहाँ पर जरूर दर्शकों के सामने रखना चाह रही हूँ, उसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल मिशेल रूबिन का
एक बयान है, वो ये लिख रहे हैं कि सैनिक तौर पर पाकिस्तान सदमे में है। भारत के साथ हर लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है और खुद को ये यकीन दिलाया कि किसी भी तरीके से वो जीत गया। ये बहुत हास्यास्पद है क्योंकि भारत ने 4 दिन में लड़ाई जीती और इसकी वजह यह है कि भारत ने बेहद सटीक तरीके से आतंकियों के हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप नष्ट कर दिए। बहस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो 9 टारगेट हमने चूज किए थे, बाकी 12 क्यों नहीं किए? 21 की लिस्ट थी, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि उसमें से टेररिस्ट को उन्होंने हटा दिया था। हमने वहां अटैक किया जहां पे टेरर एलिमेंट्स अभी भी अवेलेबल थे। उनका एक स्टेटमेंट है वैंस का, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। कहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री कैंसर है उनकी सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, और जब तक इस कैंसर को हटाया नहीं जाएगा पाकिस्तान कभी उभर ही नहीं सकता। उनकी इकॉनमी इतनी गिर चुकी है क्योंकि सारा पैसा तो ये जेबों में भर के अपने फॉरेन बैंक्स के अंदर डाल रहे हैं। इनकी सारी फैमिलीज बाहर हैं। 50 बिजनेसेस हैं आर्मी के, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस है, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है। यहां तक कि जो जनरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज 14,000 से 22,000 करोड़। मैं तो समझ भी नहीं सकता कि मुझे आज घर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ रहा है और वहां पे वो 22,000 करोड़ और इतना पैसा। नहीं सर, लोन तो वो भी लेते हैं नहीं, IMF से, बस वो अपने घर बनाने के लिए लोन लेते हैं। नहीं, ऐसा है प्राची, 10 दिन के मैं अंदर एक ब्रिगेडियर साहब से मिला था अमेरिका में। हम दोनों बैठे थे कैनेडियन एम्बेसी में, और जिस तरीके के हीरे के हार उनकी बीबी साहिबा ने पहने थे वो अपने आप में कहने, तो हमारी उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा देखिए उनको कैनेडियन वीज़ा नहीं मिला और मुझे मिल गया। हम लोग अगले दिन गए, दोनों फौजी थे, तो मुझसे बोलते हैं कि देखिए आपको मिल गया हमें नहीं दिया। मैंने कहा तुम लोग काम ही ऐसे करते हो, और मैंने कहा तुम्हें ज़रूरत क्या है भाई, हम लोग तो देश की सेवा करते हैं, तुम देश का पैसा लेते हो। बोला आप तो ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा ऐसी जानते हैं, गलत है क्या? बोला हाँ ये गलत तो नहीं है। उसने खुद माना। अभी गलत तो पिछले नहीं। 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के सारे अफसरों ने, सीनियर अफसरों ने अपने बैंकों से पैसा निकाल के दुबई और ग्रेट ब्रिटेन में ट्रांसफर कर दिया। आज के दिन में पाकिस्तान में सारी फॉरेन एक्सचेंज खत्म होगी। प्राची वुड यू नो कि एक जमाने में 1980s के दौर में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा थी। अब देखिए वो पाकिस्तान जो अपने वो आवाम पाकिस्तान को यकीन जब से दिलाने जिहाद की- शुरू किया, इनका सब कुछ जिहादी जो अफीम पिलाई है इनको, अब ये जिहादी जनरल खड़ा है, वो जिहादी अफीम ने इनका सर्वनाश कर दिया। वही अफीम एक जमाने में चाइना ने पी थी, और चाइना वाज अ वेरी पर रिच मैं तो एंड ये वेरी कह रही हूँ ना, पावरफुल 7 कंट्री। तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान ने किया क्या है? पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ बोले। उसने जो ड्रोन हमारे सरहद में भेजने की कोशिश की, या उसने जो मिसाइल हमारी सरहद में भेजने की कोशिश की, वो तो चल नहीं पाई। अब वो चाहे फतेह 2 हो चाहे अब्दाली हो, वो तो सबके सब डिफ्यूज हो गए। चाइनीज मिसाइल मारने की कोशिश की, वो मिसाइल भी कुछ काम नहीं कर पाई। टर्की पूरा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत अगर 90 घंटे में ये करके दिखा रहा है, 90 घंटे में अगर पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आ रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अब खुद पाकिस्तानी न्यूक्लियर एक्सपर्ट फैक्ट सिद्दीकी बहल सर, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आलाकमान को एहसास बहुत गहरा हुआ है कि भारत किसी भी वक्त हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको खत्म कर सकता है, जबकि कहीं कोई ऑफिशियल बयान नहीं है भारत की तरफ से। हमारी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको नकार दिया गया, लेकिन डर देखिए कितना बैठ गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बहुत क्लियर थी। जब हमने नूर खान एयरफील्ड, जो कि इसको पहले चकलाला कहते थे, उसको अटैक किया, जो कि एसपीडी के बिल्कुल 10 किलोमीटर के रेंज में आती है, और दूसरा जो हमने अटैक किया सरगोदा को, जो कि किराना हिल्स वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, और जो वाटर रिजर्वॉयर्स के जो प्लूटोनियम ग्रेड मटेरियल खुशाब में बनता है वो वहां से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी पाकिस्तान को। आप हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स कहते हो, आज एक बहुत बड़ा मिथ वहां पे खत्म हो गया है, और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देने वाले भी न्यूक्लियर वेपन्स का कब इस्तेमाल करेंगे अगर हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते। ये एक बार तस्वीर दिखा दूं, उस पर आप कमेंट करिएगा। जो अंतर हम भारत पाकिस्तान के बीच में बता रहे हैं, अब आप देखिए, आपको याद होगा जब आदमपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो प्लेन से गए थे, प्लेन से उतरे थे, उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। और ये तस्वीर आप देखिए, इनका एयरबेस कैसे तबाह हुआ है, या इनकी कैसे हम कह रहे हैं ना 20% क्षति हमने इनको पहुंचाई है। ये आप इन तस्वीरों को देखिए, जीप से जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके पास तो शायद कोई हेलीकॉप्टर भी सर्विसेबल ना रह गया हो कि वहां पे लेके जा सके। तो ये डर जो चला गया है पाकिस्तान हमारे आर्मी के होम अंदर। मिनिस्टर पहलगाम में वहां हेलीकॉप्टर लैंड किया जहां इनके गुर्गों ने इनोसेंट लोगों को मारा, वहां हेलीकॉप्टर से गए। और ये वह देश का जो आर्मी का चीफ और प्रधानमंत्री मिट्टी में धूल मिट्टी खाता हुआ जा रहा है। ये इनकी औकात है, देखिए।
तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स की, कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरे विश्व में चला गया है कि जो न्यूक्लियर धमकी देते हैं, अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर को भी 3 साल से ऊपर हो गए पर कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और अगर हम कहें जब हमारा कारगिल ऑपरेशन हुआ था तो 3 महीने से ऊपर हुए तो भी कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो पहले बात कहते थे हम कि डिटरेंस होती है, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, ये लड़ाई नहीं होने देती है, फिर उसके बाद म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, और हम ये कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसके अंदर कोई भी देश लो कॉस्ट ऑपरेशन यानी कि टेरर ऑपरेशन कर सकता है, वो मिथ अब टूट चुकी है। यह भी मिथ टूट चुकी है कि न्यूक्लियर वेपन्स होने से आपके देश बच सकता है, क्योंकि हम उसके थ्रेशोल्ड से नीचे भी आपको इतनी क्षति पहुंचा सकते हैं कि आपको न्यूक्लियर वेपन तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, अगर करते तो हम पूरा का पूरा न्यूक कर देते पाकिस्तान को। यह भी आपको पता है, और यही फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी आपको बताया कि भारत की जो क्षमता है वो न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर भी 180 नंबर आपका 170 है, और जो यील्ड भारत की जो बहुत ज्यादा है आपके हिसाब से, एवरेज यील्ड आपके तो सिर्फ टैक्टिकल, ज्यादातर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है जो न्यूक्लियर धमकी है ना, अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब एनी टेरर एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, याद रखना। सर ये क्लियर बता रहे हैं, हम लाउड एंड क्लियर बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने बता दिया, हमारे जितने भी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उन्होंने भी बता दिया कि अब हम ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, जो बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। हम बता देंगे कि हम 90 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन दत्ता सर, मेरी तो इस तस्वीर से नजर नहीं हट रही है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि कौन से एरिया में अपनी सेना को इन्होंने जाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ धूल ही धूल उड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि खंडर में कहीं चले गए, किसी वीरान जगह में चले गए, जीप में जाना पड़ रहा है आपको, धूल उड़ानी पड़ रही है आपको। और बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, चेहरा देखिए, आसिम मुनीर को आप देखिए, मुंह लटका हुआ है एकदम। बिल्कुल, देखिए ये एक हारी हुई फौज का नमूना है, एक ऐसे देश का नमूना है जो झूठ के पुलिंदे के ऊपर जिंदा है। आज तक इन्होंने अपनी जो फोर्सेस है उनको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था, जबकि भारत ने अपनी कोई भी रेगुलर फोर्स को मोबिलाइज नहीं किया था, ना हमने अपने आर्मर को, ना अपनी हमारी होल्डिंग फॉर्मेशन, और ना हमारी स्ट्राइक कोर्स। लिए डर के हमारे इनका 6 डिप जो था वो नॉर्थ में मोबिलाइज हो गया था, वही मैं देख रही और इनका आर्मी रिजर्व सेंटर ये इधर मोबिलाइज हो गए थे, ये मतलब आ चुके थे। और अभी ये पसरूर में जाके वो जहाँ पे उनका कॉन्क एरिया रहा होगा वहां पर वो जा रहे हैं। वहाँ सर एक कमेंट कर लीजिए ना, ड्राइवर बन गया आसिम मुनीर, ड्राइविंग कर रहा है ना वो, तो देखिए ना वही ड्राइविंग सीट पर नजर, ड्राइविंग मुनीर कर रहा है। हाँ। उसका झंडा भी नहीं लगा चीफ का, ना उसकी प्लेट लगी है। हाँ। सिर्फ वो क्या देश के प्रधानमंत्री का झंडा लगा है, अंडरस्टूड है प्रोटोकॉल। फिर आर्मी चीफ अपना प्लेट नहीं लगा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री बैठा साथ में, लेकिन ड्राइविंग कर सकता है। लेकिन आसिम मुनीर जो है, जो मुल्ला मुनीर, वो इसको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। असली ताकत उसके हाथ में है, और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये एक सिर्फ मखौटा हैं, और ये जो उसके पीठ थपथपा रहा था उसको मुनीर को समझ नहीं आ रहा था कि इसको सैल्यूट करूं कि रपट मारूं। तो ये एक्चुअली उसका आप एक्सप्रेशन देखिए उसके मुंह के ऊपर, अगर आप वो वाला सीन दोबारा लाएं जहाँ शहबाज उसके पीठ में थपथपी मार रहा है और फिर वो बड़ा रिटेक्टली हाथ उठा के सैल्यूट मारता है विश्राम हालत में, विश्राम हालत में सैल्यूट कर रहा है वो भी आप नोटिस करिएगा। प्राची तो जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, अभी ये ड्राइव कर रहे थे तो इसका एक बड़ा इंडिकेशन है कि देखिए देश को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइविंग सीट पर मैं ही हूँ, आप नहीं है। सर देखिए, पाकिस्तान ने तो मुंह की खा ली, और पाकिस्तान को ये पता चल गया कि तुम चिल्लाओ, तुम जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से झूठ बोलो, लेकिन एक सच भारी पड़ जाएगा, एक तस्वीर पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगी कि हम 90 मिनट में कैसे इस संघर्ष को खत्म करना जानते हैं और पाकिस्तान को झुकाना जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।